तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन विच डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इज। हमारे पास 3 लेवल के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। डेटा को हम डेटाबेस में कैसे हाइड करते हैं कि कौन से डेटा है यूजर किसको देख पाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसको देख पाएगा, जो हमारे अलग टाइप के रोल्स वाले यूजर्स हैं, जैसे मानो कि हमारा डेटाबेस है तो एक तो एंड यूजर हो गया जो सबसे लास्ट में देखेगा, एक जो डेटाबेस को खुद डिजाइन कर रहा है, राइट, एक एडमिन हो गया। तो किसको हम कौन सा डेटा दिखाएंगे उसके लिए अलग अलग हमारा डेटा लेवल्स है कि किसको हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, किसको दिखाएंगे, किसको हाइड करेंगे, सारी चीजें उसमें होते रहती हैं। तो बोल रहा है वो कौन सा लेवल है जिसमें ये हमें पता चलता है कि डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर हुआ है, फिजिकली डेटा स्टोर कैसे हुआ है। और जब भी ऐसा बात आए कि एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर हुआ है एक्चुअल में, तो वो हमारा होता है फिजिकल लेवल। फाइल लेवल क्या होता है सर? देखो फाइल लेवल जैसा कोई भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। फाइल लेवल ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल कि फाइल को हम कैसे स्टोर करते हैं, राइट। लेकिन फाइल लेवल कोई भी हमारा एब्स्ट्रैक्शन का लेवल नहीं है, तो इसको तुरंत आपको कट करना पड़ जाएगा। कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? कंसेप्चुअल लेवल होता है कि जो लॉजिकल व्यू को दिखाता है, यह ये नहीं बताएगा डेटा एक्चुअली में स्टोर कैसे होगा, ये दिखाएगा कि लॉजिकली डेटा कैसे है, राइट। लॉजिकली डेटाबेस में डेटा कैसे है, एक्चुअल में कैसे है वो दिखाएगा फिजिकल लेवल। लॉजिकल व्यू में क्या दिखाएगा कि लॉजिकली कैसे स्टोर्ड है। तो देखो जो कंसेप्चुअल लेवल है वो क्या करता है, हमारा लॉजिकल व्यू दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनशिप, कौन सी डेटा स्टोर हुआ है, क्या स्टोर हुआ है, कैसे स्टोर हुआ है, कैसे स्टोर हुआ है, ये कौन दिखाता है, फिजिकल लेवल। लेकिन क्या स्टोर हुआ है, कौन सी डाटा स्टोर हुई है, वो दिखाता है कंसेप्चुअल लेवल। फिजिकल लेवल क्या होता है सर? डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स। फिजिकल लेवल दिखाता है कि डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर हुआ है। जैसे अगर हमारे पास रैक्स हैं, जैसे मानो आपके रूम है और उसमें मानो कोई अलमीरा है, अलमीरा, राइट। तो जो अलमीरा का स्ट्रक्चर हो गया, लॉजिकल भी हो गया कि डेटा ऐसे स्टोर होगा, इसमें डेटा स्टोर होगा, इसमें मानो अपन कपड़ा रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, एक्चुअल में डेटा कैसे रखेंगे, हाउ, ये हमारा दिखाता है कौन, फिजिकल लेवल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल लेवल हमारा आंसर हो जाएगा। जो फाइल लेवल होता है वो कोई भी हमारा ऑफिशियल डेटा एब्स्ट्रैक्शन का लेवल नहीं होता है, रेफर्स टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन नॉट एन ऑफिशियल डीबीएमएस एब्स्ट्रैक्शन लेवल। या डेटाबेस में आरडीबीएमएस में कोई भी एब्स्ट्रैक्शंस का लेवल नहीं है, यह बस एक ऐसा स्तर है जो फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिखाता है, राइट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन रिसाइड्स इन क्लाइंट मशीन एंड डेटाबेस इज एट सर्वर मशीन इज कॉल्ड। बोल रहा है जो एप्लीकेशन है वह क्लाइंट मशीन में है और जो डेटाबेस है वो सर्वर मशीन में है। मतलब दो, एक क्लाइंट एक सर्वर। और जैसे ही एक क्लाइंट मशीन आ रहा है और एक सर्वर मशीन आ रहा है, मतलब दो मशीन इन्वॉल्व हो रही हैं। और दो मशीन इन्वॉल्व हो रहा है तो कौन सा टीयर हमारे पास होगा। देखो अगर क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन दोनों अलग अलग इसमें बोल रहा है, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन क्लाइंट में हो रहा है और डेटाबेस सर्वर में, मतलब दो हो रहा है। जब दो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 टीयर। 1 टीयर क्या होता है, एक ऐसा मशीन जिसमें क्लाइंट भी हो उसी में सर्वर हो, एक ही मशीन में क्लाइंट हो उसी में सर्वर हो, उसको बोलते हैं 1 टीयर। 3 टीयर में क्या होता है, एक में क्लाइंट होता है, एक में क्लाइंट, एक में सर्वर और एक में होता है एप्लीकेशन। क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगा ऐप के एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन से सर्वर के पास, फिर सर्वर से एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन से क्लाइंट के पास। ये हो जाएगा 3 टीयर। इसमें 3 टीयर है। तो इस केस में क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर 2 है तो हमारा 2 टीयर हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। 1 टीयर में क्या होता है सर, 1 टीयर में होता है एप्लीकेशन और जो डेटाबेस है वो सारे के सारे एक मशीन पे होगा, सेम मशीन। 2 टीयर किस में होता है, एप्लीकेशन ऑन क्लाइंट एंड डेटाबेस ऑन सर्वर। 3 टीयर में क्या होता है, क्लाइंट, फिर ऐप सर्वर और फिर डेटाबेस सर्वर। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो आपका ये पीपीटी है जो अभी आप सॉल्व कर रहे हो, इसका जो पीडीएफ है ऐप पे मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
और फ्री कंटेंट का एक ऑप्शन होगा। फ्री कंटेंट में आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के पेपर्स जितने अभी तक हुए हैं सारे के सारे वहां मिल जाएंगे, आप जाके वहां से चीजों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 स्कीमाज यूज्ड इन ANSI और स्पार्क। बोल रहा है कि इसमें से कौन 3 स्कीमाज में से नहीं है जो NSI और स्पार्क के अंतर्गत आते हैं। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू मीन बाय स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है टेबल का लॉजिकल स्ट्रक्चर जो बताता है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कॉलम्स क्या हैं। रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, कोर्स का कॉलम है, किस चीज का कॉलम है, लॉजिकल उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो दिखाता है क्या? स्कीमा। एनसाई क्या होता है सर? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये हमारा क्या होता है? एनसाई। तो इसके बारे में थोड़ा अपन देखते हैं कि कौन सा 3 स्कीमा में नहीं है। तो हमारे पास 3 स्कीमा कौन कौन होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है हमारे पास, होता है एक्सटर्नल, हमारे पास इंटरनल होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो एक्सटर्नल है वो दिखाता है कि एक्चुअल में यूजर कैसे दिखता है, यूजर व्यू। जैसे अगर आप कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो तो आप एंड यूजर हो और आप एक्सटर्नल व्यू के अंतर्गत चीजों को देखते हो, राइट। इंटरनल क्या होता है कि फिजिकली स्टोरेज व्यू, एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर हुआ है। जैसे अपन पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन में फिजिकल लेवल, वैसे ही ये हमारा है फिजिकल व्यू। इंप्लीमेंटेशन होता है चीजों को कैसे लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारा एनसी का पार्ट नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो बोला है कौन सा नहीं है, तो इस केस में यही हमारा क्या हो जाएगा? सही। इंप्लीमेंटेशन इसका पार्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट, रिलेशनल schemas and other metadata about relations are stored in a structure called। रिलेशनल स्कीमा मतलब रिलेशनल डेटाबेस का स्कीमा और उसका मेटाडेटा। मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। जैसे मानो आपके पास कोई डेटा है, मान लेता हूं आपके पास कोई डेटा है, मान लो श्याम है, कोई नाम है श्याम, तो श्याम हो गया हमारे पास डेटा। मेटाडेटा इसका क्या होगा? मेटाडेट होगा कि श्याम का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ, श्याम क्या करता है, श्याम की और बैकग्राउंड क्या है, श्याम का एड्रेस क्या है, श्याम का आधार नंबर क्या है। मतलब इस श्याम के बारे में और इंपोर्टेंट डिटेल्स, श्याम के बारे में और इंपोर्टेंट डाटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, डेटा अबाउट डेटा। जो डेटा आपके पास है उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो क्या उसको कैटलॉग बोल देंगे, क्या उसको लॉग बोल देंगे, क्या उसको डेटा डिक्शनरी बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको? जो रिलेशनल स्कीमा है और उसके जो रिलेटेड मेटा डेटा है रिलेशंस के बारे में, वो किसी स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो इसका आंसर हमारे पास 2 हो सकता है। एक हो सकता है कैटलॉग और एक होता है डेटा डिक्शनरी। अगर हमारे पास डेटा डिक्शनरी का ऑप्शन नहीं है और फिर एक क्वेश्चन है तो आपको कैटलॉग के साथ जाना है, क्योंकि कैटलॉग क्या होता है? वो मेटा डेटा को स्टोर करता है। जो कैटलॉग होता है वह मेटा डेटा को स्टोर करता है लेकिन स्ट्रक्चर्ड में नहीं करता है, राइट। लेकिन चूंकि यहां स्ट्रक्चर्ड बोल दिया है तो उस केस में आंसर हमारा हो जाएगा डेटा डिक्शनरी। अगर सिर्फ ऐसे बोलता मेटा डेटा को स्टोर करता है तो कैटलॉग, क्योंकि आप कैटलॉग का नाम काफी बार सुनते आ रहे होंगे कि इसका कैटलॉग है, वो भी हमारे पास डेटा को, मेटा डेटा को स्टोर करता है लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करता है। तो आंसर मैं डेटा डिक्शनरी के साथ जाऊंगा। जैसे यहां देखो कैटलॉग क्या लिखा है? स्टोर्स मेटा डेटा समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ डेटा डिक्शनरी। कभी कभी लोग चक्कर खा के कैटलॉग मार देते हैं, लेकिन इस केस में जो आंसर होगा वो होगा डेटा डिक्शनरी। इसको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन सीधे उठ के एग्जाम में आ सकता है, सीधे। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉग क्या होता है? जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे डीबीएमएस में उनको स्टोर करता है। जैसे बोलते हैं लॉग फाइल। अगर आप प्रोग्रामिंग करते होंगे, आप किसी ऐप पे काम करते होंगे, किसी कंपनी में काम करते होंगे, तो आपको पता होगा लॉग फाइल कितना इंपॉर्टेंट है। लॉग फाइल, लॉग फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उसका एक लॉग फाइल जनरेट होता है जो काफी हेल्पफुल रहता है।
डेटा डिक्शनरी क्या होता है? जो चीज़ों को स्टोर करता है, स्टोर्स रिलेशनल स्कीमाज और मेटा डेटा। रिलेशनल स्कीमा और मेटा डेटा को स्टोर करता है डेटा डिक्शनरी। और इसको याद कैसे करना है? देखो, जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी ऐसे समझो, जो डिक्शनरी होता है वो काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग को स्टोर किया रहता है, वर्ड मीनिंग को स्टोर किया रहता है, राइट। तो चूंकि यहाँ स्टोर करने का बात आ रहा है, स्कीमाज और मेटा डेटा उसको कहाँ स्टोर करेंगे? तो सिंपल है, डिक्शनरी में स्टोर करेंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा जगह है, राइट, काफ़ी सारे वहाँ मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट, एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय। जो एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल वो डेवलप्ड हुआ। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज जो हमारे पास RDBMS है, RDBMS, इसमें चीज़ों को फेच करने के लिए हम क्वेरी करते हैं, राइट। और जो क्वेरी हम राइट करते हैं वो लिखते हैं एसक्यूएल में। जो एसक्यूएल था ये 1974 ईस्वी में हमारा आया था। जो एसक्यूएल था कब आया था? 1974 ईस्वी में। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस, दोनों ने मिलकर बनाया था। और दोनों ने मिलकर बनाया था तो आंसर हमारा बोथ ऑफ दिस हो जाएगा। जो एसक्यूएल था इसके काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं, जैसे 5 इसका लैंग्वेज है, जैसे हो जाए DDL, DML, फिर DQL, फिर ऐसे हैं DCL, ऐसे ही काफ़ी सारे लैंग्वेज है। और एक और है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। 4 हमारे पास लैंग्वेज हैं। और एक और लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ हम सेलेक्ट को रखते हैं, जो डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आता है। तो सारे एसक्यूएल के लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेज के हेल्प से हम एसक्यूएल के कमांड्स लिखते हैं। और हर एक जो लैंग्वेज है इसमें काफ़ी सारे हमारे पास कमांड्स हैं। हर एक कमांड के बारे में जानना काफ़ी जरूरी है, मैंने आपको सबके बारे में पहले से बताया हुआ है, राइट। तो दोनों ने मिल के एसक्यूएल को डिजाइन किया। और जब से एसक्यूएल को डिजाइन किया तब से RDBMS में क्वेरी करना, चीज़ों को रिट्रीव करना, मैनिपुलेट करना, डेटाबेस में कोई भी चीज़ डालना, फेच करना, मतलब कोई भी ऑपरेशंस करना काफ़ी आसान हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दिस। इसको याद कर लेना है, डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस, इसको याद करना है। तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, दोनों को फाउंडर्स थे इसके, राइट। नेक्स्ट, व्हेन वाज एसक्यूएल डेवलप्ड? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एसक्यूएल था वो 1974 में डेवलप्ड हुआ। 1954 में अभी उसके बारे में बात चल रहा था, 1964 में अभी भी नहीं हुआ था, 1974 में एक्चुअल में हमारा डेवलप्ड हो गया। विच स्टैंडर्ड ग्रुप्स ऑफिशियली अडॉप्टेड द स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज एसक्यूएल? कौन सा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड का ग्रुप था जिसने डेटाबेस लैंग्वेज जो एसक्यूएल था उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया? तो मैंने आपको 2 स्टैंडर्ड के बारे में बताया हुआ है। अगर आप पेड कोर्स में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, ANSI और ISO, अमेरिकन नेशंस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलके ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया। तो ANSI किया, हाँ, ISO किया, हाँ, दोनों ने किया, हाँ, तो मतलब दोनों एक साथ है। तो आंसर हमारा C देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एडॉप्टेड एसक्यूएल स्टैंडर्ड इन 1986, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एडॉप्टेड एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स आफ्टर ANSI। तो ये भी पूछ सकता है कि पहले ANSI और ISO पहले किसने एक्सेप्ट किया? तो पहले किसने किया? ANSI पहले किया, बाद में ISO ने किया। तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर DCL कमांड? DCL कमांड कौन है? मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखो, कंट्रोल का बात आ रहा है, कंट्रोल, तो कंट्रोल कौन करेगा? अपडेट करोगे तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? ट्रंकेट करोगे तो कंट्रोल हो जाएगा? नहीं। कंट्रोल मतलब जो परमिशन को परमिशन दे। अगर आपके पास परमिशन देने की शक्ति है तभी तो चीजों को आप कंट्रोल करोगे। जैसे मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, अगर ऐसे में बोलता हूं मतलब मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, तभी मैं परमिशन दे पा रहा हूं, राइट। तो जो DCL है उसमें 2 होता है, एक होता है ग्रांट और एक होता है रिवोक। ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन लेना। तो ग्रांट और रिवोक ये हमारा आंसर हो जाएगा।
जो सिलेक्ट है और जो इंसर्ट है, जो सिलेक्ट है ए डीक्यूएल में आता है, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और जो इंसर्ट है ए डीएमएल में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, चीज़ों को इंसर्ट कर रहे हो। वैसे ही अपडेट और ट्रंकेट ये दोनों भी दूसरे लैंग्वेज में आते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। जो अपडेट है वो हमारा डीएमएल है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब जो क्रड ऑपरेशन करे, क्रड जो कुछ ना कुछ करते रहे। अपडेट जैसे अपडेट कर रहा है। ट्रंकेट मतलब चीजों को भगा रहा है, ये क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको याद करना है, ट्रंकेट। वैसे ही जो सेलेक्ट है मैंने बताया था, ये हमारा डीक्यूएल है, और जो इंसर्ट है डीएमएल है, और कभी कभी जो सेलेक्ट है उसको भी हम लोग डीएमएल मानते हैं। हालांकि अभी जो सेलेक्ट है उसको अलग एक लैंग्वेज बना दिया गया है, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसमें रखते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। सेलेक्ट एंड इंसर्ट दीज आर डीएमएल नॉट डीसीएल, ये डीएमएल है, डीसीएल नहीं है। ग्रांट एंड रिवोक क्या है, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कमांड्स यूज फॉर परमिशंस, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राइट, नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज। देखो क्वेरी लैंग्वेज, एक जो आप क्वेरी लिखते हो जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल, और एक था ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब वहां सारा बटन दिखेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप चीजों को क्वेरी करा सकते हो, या फिर कोई भी फंक्शनलिटी कराना होगा तो आप करा सकते हो। तो फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज कौन है? क्या एसक्यूएल है? नहीं। क्या क्यूबी है? क्या एसक्यूएल है? सीक्वल का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल। पहले के जमाने में जो एसक्यूएल था उसको सीक्वल बोला जाता था, और आज भी आप देखते होंगे काफी सारे जो एजुकेटर है वो सीक्वल बोलते हैं, सीक्वल, राइट, क्योंकि जो एसक्यूएल का पहला नाम था वो सीक्वल था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में उसको चेंज करके एसक्यूएल बना दिया गया। तो पहला ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज कौन था? वो था हमारा क्यूबीई, क्वेरी बाई एग्जाम्पल। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप देख सकते हो। एसक्यूएल क्या था? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नॉट ग्राफिकल, ठीक है। क्वेरी बाई एग्जाम्पल इसका आंसर होगा। इसको जो क्वेरी बाई एग्जाम्पल है इसको आईबीएम ने डेवलप किया था, तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्वेरी बाई एग्जाम्पल है उसको डेवलप्ड किसने किया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आईबीएम, आईबीएम आंसर हो जाएगा। सीक्वल अर्ली वर्जन ऑफ एसक्यूएल नॉट ग्राफिकल, मैंने आपको बताया था एसक्यूएल का अर्ली वर्जन है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। एक एक चीज मैं जो पीपीटी पे लिख रहा हूं प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, राइट। 2 बातें में आप इसको प्रैक्टिस करोगे सीट से तो चीजें याद हो जाएंगी। द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम ड्यूअल प्रिंट्स। अगर हमारे पास ये है 65.726 और -1, तो इसका आउटपुट क्या होगा अगर राउंड फंक्शन में है तो देखो अगर -1 है, -1 मतलब 10th पोजीशन, 10, अगर -2 है मतलब 100, -3 है मतलब 1000। ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बेहतर तरीका से अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। -1 है मतलब 10th पोजीशन पे चेंज करना है, 10th पे। तो देखो जो ये हमारे पास है, अगर ये हमारे पास है तो इसका 10th पोजीशन क्या होगा? अगर 65 है, 65.7 है मतलब अप्रोक्स 66 के पास है, 66 के पास है। तो 10th देखो यहाँ 10th, अगर 10th में मुझे करना है, 10th में करना है तो या तो 60 या तो 70। तो देख रहा हूं जो 65 है, अगर मैं इसको करूंगा 0.7 है मतलब 65 से ज्यादा है, 65 से ज्यादा है, और 10 प्लेस में करना है मतलब 2 डिजिट को मुझे राउंड करना है, तो 60 होगा कि 70 होगा? किसके पास है? किसके पास है हमारा 65.7? तो आप बोलोगे भैया यार -1 है मतलब 10 डिजिट, और 65.7 है और 10 डिजिट पे करना है मतलब 2 डिजिट पे राउंड करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70। तो 70 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 65.726 और -2 यहाँ आ जाए, अब क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया यार -2 पे आप बोल रहे हो कि 100 प्लेस मतलब 3 डिजिट को राउंड करना है, 3 डिजिट को। अब देखो तो 65.7 है 3 डिजिट
मतलब या तो यहाँ 0 हो जाएगा 3 0, या फिर हो जाएगा 1 0 0 100। 65.7 है मतलब 50 से ज़्यादा है, और 2 डिजिट पे -2 है मतलब 3 डिजिट पे राउंड करना है 100 प्लेस को। तो 65 का 100 प्लेस क्या आ जाएगा हमारे पास 100। तो इस केस में जो आंसर होगा 100 देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास 65.7 -1 है, तो माइनस के केस में 70 हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ इसको देख सकते हो। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो PYQ अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका PYQ, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के PYQ का, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, DBMS पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो अभी पढ़ाई जरूरी है। चलिए